आरबीआई टीएसआईएम 2027 के लिए क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात करना बेटर समझूंगा, ठीक है ना। और एग्जाम को बेटर तरीके से समझना हमारे लिए पहले जरूरी है। किसी भी चीज को किसी भी चीज की प्रिपरेशन से पहले उसका पैटर्न, उस एग्जाम को समझना आई थिंक कि एक काफी क्रूशियल पार्ट है, ठीक है। तो जो भी लोग ज्वाइन किए हो, प्रियांशु हैज ज्वाइंड आई थिंक। तो यस सर। आप आरबीआई डीएसएन के बारे में क्या जानते हो भाई, बता दो जरा मुझे, फिर इतना होगा उस कॉन्वर्सेशन को हम लोग आगे लीड करेंगे। सर कुछ मुझे इनिशियली ये पता है कि उसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हमको ज्वाइन करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है एंड डेटा रिलेटेड कुछ टास्क होता है ज़्यादातर, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या है ना, आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है आरबीआई के अंदर, जिसमें वो लोग रिसर्च रिलेटेड काम के लिए स्टैटिस्टिक्स के लोगों को हायर करते हैं, ठीक है। और वो उन्हें हायर करते हैं ग्रेड बी के ऊपर, ठीक है ना। आरबीआई के अंदर क्या होता है कि ग्रेड्स जो होते हैं ना, जैसे हम लोग बाकी गवर्नमेंट सिस्टम्स में देखते हैं, तो ग्रेड ए जो होता है वो काफी हायर पोस्ट होता है, ग्रेड बी जो होता है उससे लोअर पोस्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे करते करते ग्रेड डी जो होता है, ग्रुप डी जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं या फिर ग्रुप डी बोल लो, वो और थोड़ा सा लोअर का पोजिशन होता है। बट आरबीआई के अंदर क्या है ना, थोड़ा सा सिस्टम अलग है, ठीक है। आरबीआई के अंदर सिस्टम अलग कैसे है, आरबीआई के अंदर सिस्टम इस इस तरीके से अलग है, क्योंकि जब वो ग्रेड की बात करता है ना, तो ऑलरेडी वो एक काफी हायर पोस्ट की बात करता है, ठीक है। मैनेजर लेवल की बात कर रहा है बेसिकली। तो जब ग्रेड ए की बात आती है, तो ग्रेड ए इज कंसिडर कंसिडरेबली अ लोअर पोस्ट। उसके बाद आता है ग्रेड बी, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेड सी, ठीक है। ये सारे के सारे मैनेजर लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है, ऑफिसर लेवल के पोस्ट है। बट जो ग्रेड ए होता है वो ग्रेड बी से लोअर होता है, कंसिडर्ड लोअर किया जाता है उसके लिए। जब आप ग्रेड बी पे ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद आपके कुछ प्रमोशंस के बाद, कुछ सालों के बाद और कुछ अचीवमेंट्स के बाद आपका जो प्रमोशन है ग्रेड सी के अंदर होता है, फिर डी के अंदर, ई के अंदर, ठीक है, और एफ पे आप सर्टेन एक लाइक हायर पोस्ट पे आप आ जाते हो, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रेड बी का मतलब हुआ, ठीक है। डीएसआईएम आपको पता ही है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है ना। जितने भी आरबीआई के वेबसाइट के ऊपर आप बुलेटिन्स देखते हो, ठीक है ना, बुलेटिन्स के अंदर क्या होता है कि वो लोग जितने भी डेटा होते हैं, डेटा रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, चाहे वो पब्लिशिंग से हो गया है, उसकी एनालिसिस हो गई, ठीक है ना, सब कुछ जो है वो ये डिपार्टमेंट देखता है, ठीक है। ऑल्दो इस डिपार्टमेंट के साथ और भी लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो अगर आप बीएसआईएम में जा रहे हो तो सिर्फ आपको डेटा के ऊपर ही काम मिलेगा, उसके अंदर आप फॉरेक्स रिजर्व में भी जा सकते हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप जा सकते हो, ठीक है ना। ऑल इन ऑल मुद्दा ये है कि ये जो जॉब है काफी लाइक रिस्पेक्टेड जॉब है, हाई इम्पैक्टफुल जॉब है, और काफी हाई पेइंग जॉब है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो एग्जाम जो आरबीआई कंडक्ट कराती है, जो एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, वो भी काफी अच्छे लेवल पे लेती है। अच्छे लेवल पे लेने का मतलब क्या है कि इसके तीन स्टेजेस होते हैं, ठीक है ना। इसके कितने स्टेजेस होते हैं, इसके तीन स्टेजेस होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है आपका फेज वन, ठीक है। फिर दूसरा होता है फेज टू, और उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपका इंटरव्यू। फेज वन के अंदर जो आपका एग्जाम होता है वो एक पेपर का होता है, ठीक है ना, पेपर वन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इस पेपर वन के अंदर जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, इस एग्जाम के पैटर्न के अंदर ये पेपर वन की आपको सिलेबस सबका मैं भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो फेज वन के अंदर जो पेपर वन होता है वो स्टैटिस्टिक्स का एक स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और ऑप्टिमाइजेशन के कुछ टॉपिक्स मिलाकर के एक एग्जाम लेता है, जिसके अंदर कि आपको 20 एमसीक्यूज
वो देते हैं सिंगल करेक्ट ओनली, इसमें मल्टीपल सेलेक्ट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला क्या होता है कि आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चन हो गए, तो 20 क्वेश्चन मिला के कितने मार्क्स का ये एग्जाम हो गया? 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है ना। 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया। ये फेज 1 जब आप एग्जाम देते हो तब वो लोग क्या करते हैं, आपको सम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो लोग जनरेट करते हैं, बताते हैं कि हाँ आपने क्वालिफाई किया नहीं किया, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफाई करते हो तब आप जाते हो फेज 2 के ऊपर, ठीक है ना। इफ यू हैव क्वालिफाइड द फेज 1 एग्जाम, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन फेज 2 एग्जाम। फेज 2 एग्जाम के अंदर क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है क्या, पेपर 2, और एक होता है पेपर 3, ठीक है ना। पेपर 2 और पेपर 3। फेज 1 के अंदर क्या हुआ, सिर्फ आपका पेपर 1 हुआ। फेज 2 के अंदर 2 पेपर आएगा, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, किस चीज का, स्टैटिस्टिक्स का। डिस्क्रिप्टिव होता है किस चीज का, स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है ना। जो सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ है उस वही स्टैंड उसी के अंदर, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, लाइक इसमें आपको 9 सेक्शंस होंगे। आउट ऑफ दोज 9 सेक्शंस यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 9 सेक्शंस को उन्होंने फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड डिवाइड कर रखा है, ठीक है। लेट्स से सेक्शन 1 बोल दो, ठीक है ना। सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C कह लो, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, इस तरीके से उन्होंने मान लो कि ये बना करके रखा है। तो सेक्शन A के अंदर जो है वो कुछ टॉपिक्स आएंगे, मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सेक्शन B के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, और सेक्शन C के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो अब आपको पेपर 2 का पैटर्न ये है कि पेपर 2 के अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ ऑल दिस सेक्शंस, ठीक है। बट शर्त यह है कि आप इस सेक्शन से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैक्स, 2 क्वेश्चन मैक्स, ठीक है ना। और इस सेक्शन से भी 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस भरपूर होंगे, ठीक है ना। सेक्शन A में भी लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास होगा। सेक्शन B में भी 6 क्वेश्चन के आसपास होगा। सेक्शन 3 में भी 6 क्वेश्चन के आसपास होगा। Out of those 6 questions from section A, you have to attempt maximum 2 questions and minimum 1 question. Like you have to attempt 5 questions all in all. ठीक है ना। तो अगर आप किसी एक सेक्शन में 2 से ज्यादा तो कर नहीं सकते हो, ठीक है। और 5 अगर आपको कंप्लीट करना है तो 2 2 1 करना पड़ेगा। या तो आप 2 हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो, 1 हिस्से कर लो, या 1 हिस्से 2 हिस्से 2 हिस्से कर लो, ठीक है। तो कोई भी आप पैटर्न फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है, जो आपका टॉपिक अच्छा है, उस हिसाब से आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पेपर 2 का जो हिसाब है वो बस ये है कि आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। और आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चन, like out of those all 18 questions, you have to attempt 5 questions. और वो 5 क्वेश्चन आपकी चॉइस पे है। लाइक यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 2 क्वेश्चन फ्रॉम एनी सेक्शन, एंड you have to at least select 1 question from each section. Like ये प्रोग्राम इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। और सेम डे पर फेज 2 का जो आपका एग्जाम है, तो उसी सेम डे पर एक पेपर 3 भी एक एग्जाम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि ये पेपर इंग्लिश का होता है बेसिकली, ठीक है ना। अब ये पेपर जो इंग्लिश का होता है, इसके अंदर अच्छा हाँ, ये पेपर 2 में मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को कि पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए जाएंगे, ठीक है ना। मैं एक और पेज ले ही लेता हूँ, ठीक है। पेपर 2 के अंदर जो आपका पेपर 2 जो है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस विल बी डिस्प्लेड ऑन। ये सब कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, बट ठीक है, मैं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस विल बी displayed on screen, and you have to write it on sheets, ठीक है ना, आंसर शीट्स जो भी आपका,
ठीक है। तो ये हो गया पेपर 2 का कहानी। पेपर 2 फेज 2 के अंदर पेपर 2 और पेपर 3 में जो मैंने आपको इंग्लिश का बताया, ठीक है। अच्छा हाँ, फर्दर इस क्योंकि इसके अंदर 5 क्वेश्चन थे और पांचों क्वेश्चन जो है वो 20-20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो वो सब मिला करके जो पेपर 2 होगा वो पूरा का पूरा ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इंग्लिश वाला भी जो पेपर होगा, पेपर 3 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इंग्लिश वाला जो पेपर होगा ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको ऐसे राइटिंग, डीक्लटरिंग वगैरह जो होता है, ग्रामर बेसिकली उस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। वोकैब वगैरह से रिलेटेड कुछ सेंटेंस अरेंजिंग वगैरह आपको इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पेपर 3 हो गया। इसके बाद आप फेज 1 क्वालिफाई कर लिए, फेज 2 के अंदर 2 पेपर आया, पेपर 2 एंड पेपर 3। आप पेपर 2 और पेपर 3 का क्यूमुलेटिव मार्क्स, और मैं आपको ऐसा बताऊं कि फेज 1 का जो आपका मार्क्स था प्लस फेज 2 का जो मार्क्स है, फेज 2 का मार्क्स के अंदर आपका इंग्लिश वाला भी और दोनों पेपर का, पेपर 2 एंड 3 का दोनों का मार्क्स जोड़ करके, और इन सबका मार्क्स जोड़ करके जो एग्रीगेट आया है उसके बेसिस पे अब क्या होगा कि आपकी कट ऑफ इंटरव्यू के लिए रेडी की जाएगी, ठीक है ना। हाँ, यानी कि आपका जो फेज 1 के अंदर जो मार्क्स है, फेज 2 के अंदर मार्क्स है, इन दोनों को ऐड किया जाएगा और उसके बेसिस पे अब नई वाली कट ऑफ जारी की जाएगी, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा या फिर रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद बस लास्ट जो आपका ऑप्शन है, जो लास्ट आपका जो प्रोसेस है, दैट विल बी इंटरव्यू, ठीक है ना। और आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, इंटरव्यू भी आई थिंक 75 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट या आई थिंक 75 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और इस इंटरव्यू के बाद वापस से आपके सारे फेजेस के जो मार्क्स हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है, फेज 1, फेज 2 एंड प्लस इंटरव्यू, ठीक है ना। इन सब के मार्क्स को आपको फिर से एग्रीगेट किया जाता है और उसके बेसिस पे आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो रेडी होती है। और यहाँ से आपको माइक ऑन है, आप में से किसी का प्लीज पिंकी आई गेस। ठीक है। फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके आपका जो फाइनल सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट है, ठीक है, वो रेडी किया जाता है और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो हर साल इसमें लगभग 15, 20, 25 के आसपास सीट्स जो आती है उसी तरीके से आती हैं। आपने आईएसएस का नाम सुना होगा, ठीक है ना, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। उसी रेशियो में इसके अंदर भी आती है, किसी साल की थोड़े कम आते हैं, किसी साल थोड़ा ज्यादा आता है। इस साल 10 सीट आया था, पिछले साल 20 सीट आया था, ठीक है। तो लाइक दिस इज वेरी अनसर्टेन कि किस अगले साल क्या आ जाए। तो जितना मैंने अभी तक एनालाइज किया है कि अगर एक साल कम आता है, अगर सीट अगर इस साल कुछ कम आता है तो अगले साल जंप करता है, ठीक है। ये 20 सीट आने से पहले जो मान लो ये लास्ट ईयर जो 20 सीट आया था उसके पहले 7 सीट आया था, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, करेक्टली। 7 सीट आया था, 7 सीट के बाद ये जंप करके 20 पे गया था, 20 के बाद वापस 10 पे आया है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर देयर विल बी अ जंप इन द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो आप लोगों के पास काफी अच्छा चांस है कि आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, और होपफुली अगर हम लोग रेगुलर चलते रहे तो सिलेबस बहुत अच्छे से काफी अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद काफी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। संतोष सर ने जैसा बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ डेटा साइंस के भी जो पोर्शन है उनके लिए भी अलग से फैकल्टीज आएंगे और वो आप लोगों को डेटा साइंस कोर लेवल पे बताएंगे, तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बिफोर डीप डाइविंग इनटू द थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द syllabus. Okay, so दिस इज योर सिलेबस, ठीक है ना। ये ऑफिशियल आरबीआई का एडवर्टीजमेंट है जिससे मैंने कि ये एक पीडीएफ कटआउट किया है, ठीक है। मैंने बस आपके सिलेबस के लिए किया था। हाँ देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो जरा सा हम लोग इस सिलेबस को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या ये सिलेबस सिलेबस कह रहा है, ठीक है ना। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में मैंने बताया क्या कि 20 क्वेश्चंस होंगे,
एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है ना। और पेपर 2 के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, 5 क्वेश्चंस आएंगे, और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज होगा वो 20 मार्क्स होगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो पेपर 1 20 क्वेश्चन एमसीक्यू के, और पेपर 2 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। सिलेबस क्या होने वाला है? बेसिक प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आप पढ़ के आ रहे हो एमएससी के अंदर, ठीक है। मोस्ट ऑफ आपने से काफी लोग एमएससी कर रहे होंगे, या फिर एमएससी कंप्लीट कर चुके होंगे, या फिर कहीं पे पीएचडी भी कर रहे होंगे, या फिर कहीं किसी जॉब में होंगे, और स्टिल उन्हें आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब उनमें से काफी लोगों ने ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। आप उसमें सभी सभी ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा होगा, सैम्पलिंग थ्योरी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब ये सारे चीजें जो है ना, आपको एमएससी लेवल पे पढ़ाई हुई होंगी, अगर आप एमएससी स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से आ रहे हो तो, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, स्टोचैस्टिक प्रोसेस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज, ठीक है। बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़े होंगे, वो क्या हो सकता है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। लाइक चांसेस है कि आप पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में दिस इज नॉट कंपलसरी कि आप ऑप्टिमाइजेशन पढ़ो। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग आप पढ़े होंगे, लेकिन उतने डीप में नहीं पढ़े होंगे जितना ये पूछेगा, ठीक है। डेटा साइंस, अगेन डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, ये सब चीजें आप अगर पढ़े भी होंगे तो आप ऊपर से पढ़े होंगे, एनपीटीईएल के किसी कोर्स से पढ़े होंगे, या फिर ऊपर ऊपर से पढ़े होंगे। बट आरबीआई काफी डीप में इनसे क्वेश्चंस बनाता है, काफी डीप में क्वेश्चन पूछता है। डीबीएमएस का आपके पास पार्ट आता है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। इन सबसे क्वेश्चंस आता है। तो अगर हम थोड़ा सा सिलेबस को डिटेल में देखें, तो प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर बेसिक आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, जिसके अंदर आपको बेस थ्योरम वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। और कन्वर्जेंस वाला जो आपने पढ़ा होगा, जितने भी 4 तरीके के कन्वर्जेंस है, उनसे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, प्रोबेबिलिटी इनइक्वालिटीज, ठीक है, जितने भी इनइक्वालिटीज हैं उन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और सी एक और चीज इसके अंदर आरबीआई का क्या है ना, आरबीआई डीएसआईएम का, कि ये अपने पेपर्स नहीं रिलीज करते हैं। अगर मान लो इन्होंने एग्जाम दिया, तो ये पेपर जैसे आपको गेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, नेट के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जैम के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, बट आरबीआई डीएसआईएन पे क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए ये चीज दिमाग लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। बट देर आर स्टूडेंट्स जो कि 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, और उन्होंने क्या करा है कि उसके बेस पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने तैयार कर रखा है, ठीक है ना। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे वो एग्जाम में गए, उन्हें कुछ क्वेश्चन से आते, तो वो तुरंत आके शीट पे लिख लिया उन्होंने, और उस हिसाब से उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना रखा है। तो इस साल का भी जो एग्जाम हुआ है वो रिसेंटली 14 तारीख को ही था। तो वहां से भी बहुत लोगों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, और वो सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़ा सा मतलब एज ए स्टूडेंट लेवल पे तो नहीं जज कर पाओगे, लेकिन ठीक है, हमारे पास एक सीक्वेंस है जिससे कि हम लोग ये जज कर पाएंगे कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, अभी मैं फिलहाल के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सैम्पलिंग थ्योरी, ठीक है ना। इतना पार्ट जो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का है, और ये आपका सैम्पलिंग थ्योरी के ऊपर है, ठीक है, जो बेसिक आपका जो हम लोग एमएससी के अंदर सैम्पलिंग पढ़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये पहला यूनिट है आपका। इसके बाद यूनिट 2 जो आपका कह रहा है लीनियर मॉडल इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। तो ये लीनियर मॉडल आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में अंदर के अंदर वही चीज है, आपको इंडेक्स नंबर वगैरह का ये बात करते हैं लोग, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका इंडेक्स नंबर का पार्ट हो गया। इसके पहले आपका लीनियर मॉडल्स का टॉपिक हो गया, लीनियर रिग्रेशन, गॉस मार्कोव थ्योरम, ये सब गॉस मार्कोव सेटअप,
लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। अब और इसके इसके बाद जितनी भी सारी चीजें हैं वो गॉस मार्कोव के अंदर जो भी अजम्पशंस है, अगर वो सारे अजम्पशंस वायलेट होते हैं तो क्या क्या सीन अराइज होता है, उसके ऊपर बेसिकली ये सारा चीज बेस्ड है। और उसके ऊपर क्या है कि हम लोग मॉडल किस तरीके से बिहेव करता है, उसके ऊपर एक सारी स्टडीज है। तो इन सब चीजों को हम लोग काफी डीप में देखेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आपने एमएससी में पढ़ा ही होगा। तो इसमें तीन से चार पार्ट आता है, जिसमें कि एक तो आपका एस्टिमेशन होता है, फिर एक मेथड ऑफ एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन के अंदर हम लोग वही अनबायसनेस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, यूएमवी और राव ब्लैकवेल एंड लेमन थ्योरम्स वगैरह है। इसको हम लोग देखते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम है सफिशिएंसी देखने के लिए, ठीक है ना। तो ये एस्टिमेशन का पार्ट हो गया। मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हम लोग मेथड ऑफ मोमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन, मिनिमम का स्क्वायर एंड बेस एस्टिमेटर के बारे में देखेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस वाला पार्ट है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट, साइज ऑफ टेस्ट, पी वैल्यू वगैरह आप पढ़ते हो। इसके बाद नॉन पैरामीट्रिक आता है कि नॉन पैरामीट्रिक में हम लोग देखते हैं क्या कि जब सिर्फ एक सैंपल के बेस पे हमको टेस्टिंग करना पड़े, लाइक अगर उसका पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपने पास नहीं दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से कैसे हम लोग टेस्ट डिसाइड करते हैं, hypothesis कैसे हम लोग जज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर पॉइजन प्रोसेस, मार्कअप चेन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस है। इकोनोमेट्रिक्स एंड टाइम सीरीज के अंदर आपको टाइम सीरीज वाला पार्ट आपको ये देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर आपको इकोनोमेट्रिक्स मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कंस्ट्रेंट और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन है, जिसमें आपको एक जो एक मेन इसके अंदर सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो इसमें पढ़ने को बताया है वो क्या रहेगा कि आप ग्राफिकल सोल्यूशन से निकाल लो या फिर सिंप्लेक्स मेथड से निकाल लो। अगर आप में से किसी ने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा फेमिलियरिटी होगी, ठीक है। अब बाकी इसके ऊपर का जो भी पार्ट है ये फेज वन के अंदर पेपर वन जो आपका है उसके लिए दिया हुआ है कि यहाँ से वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस बार जो क्वेश्चन आया था उन्होंने कोएसिव, ये जो कोएसिव फंक्शन है ना, कोएसिव फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था। कन्वेक्स फंक्शन, कोएसिव फंक्शन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था कि कन्वेक्स फंक्शन और कोएसिव फंक्शन बता दिया था, और उन्होंने बता दिया किसके लिए ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, सॉरी ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा तो कन्वेक्स में नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो कन्वेक्स फंक्शन के लिए नेसेसरली एग्जिस्ट करना चाहिए, कोएसिव फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे अपने सिलेबस के अंदर। इसके बाद ये जो सिमुलेशन टेक्निक है, तो जो भी हम लोग सिमुलेशन करते हैं तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, डिफरेंट डेंसिटी से हम लोग कैसे सिमुलेशन करके लेके आते हैं, तो वो सब चीजें देखना है। इनवर्स इनवर्स सीडीएफ वाला तरीका हो गया, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम हो गया, ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क हो गया, एमसीएमसी आपका मार्कअप चेन, मोंटे कार्लो, ठीक है। इस तरीके के जितने भी चीजें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। इसके बाद डेटा साइंस का जो पार्ट है आपका, ठीक है, तो डेटा साइंस के पार्ट में आपको काफी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें सुपरवाइज और सुपरवाइज, ठीक है, एफसीए, पीसीए, के मींस क्लस्टरिंग, लिंकेज मेथड, क्लस्टरिंग एनालिसिस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद इसके अंदर ना, इसके बाद आपको इस लेवल के बाद आपको वापस से आप देखोगे क्या कि लीनियर मॉडल का ही काफी ज्यादा पार्ट्स आ गया है। तो एक तरीके से आपको डेटा साइंस वाला पार्ट है ना वो आधा ही टफ दिखेगा, आधा आपको वापस से लीनियर मॉडल अगर जिसने अच्छा से पढ़ रखा है वो यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद डीबीएमएस का पार्ट आता है, ठीक है। डीबीएमएस के पार्ट में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन सब चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। डेटा कैसे हम लोग स्टोर करते हैं, एसक्यूएल क्या है, नो एसक्यूएल क्या है, ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस का एक ओवरव्यू, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है पेपर 3 के लिए, ठीक है, पेपर 3 के लिए इन्होंने बता रखा है कि इंग्लिश का हम पेपर लेंगे, जिसमें द पेपर ऑन इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन अ मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। आपको कितना इंग्लिश आता है, आपको राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स को, आपके इंग्लिश के नॉलेज को ये जज करेंगे पेपर 3 के अंदर। तो लाइक ये काफी ज्यादा टफ नहीं होता, अगर आप
मतलब आप इंग्लिश अगर अच्छे से आप बेसिक बेसिक लेवल में पढ़े हुए हो, राइटिंग स्किल्स अगर आपकी अच्छी है, तो आप इसमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है, तो अपना फोकस ये है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है उसको अच्छे से करें। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रखा है, ज़्यादातर तो मैं आपको इस एग्जाम के बारे में बताना चाह रहा था और बताया भी। इस एग्जाम के पैटर्न पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार आप लोग क्वेरी कर लो, और नहीं है तो फिर हम लोग आज से अपना सिलेबस जो है थोड़ा हल्का स्टार्ट कर देते हैं। एनीवन, एनी डाउट? नो अगर सर। आप, हाँ, बताइए। नो सर, ये मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, स्टार्ट कर इसमें, सकते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, दैट इज ये आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो और इसके जो, अगर आपको फेज वन के क्वेश्चंस अगर आपको ट्राई करने हो, ठीक है, जो भी आपको यहाँ से बताया जाएगा, अ, अगर आप फेज वन के क्वेश्चंस अगर आप ट्राई कर रहे हो, तो आप जैम के क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैम के क्वेश्चन से आप तैयारी कर सकते हो, गेट के क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद सीएसआर नेट के भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। बट आई डोंट थिंक सीएसआर नेट का लेवल आगे पूछेगा, बट ठीक है, आप जैम और गेट के तो आप कर ही सकते हो। ठीक है ना, और जो भी डीपीपीज वगैरह हैं, अगर बेसिकली किसी एक एग्जाम को लेके चलोगे तो आपका काफी अच्छा इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, बस यही चीज है। ठीक है, तो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी से पहले आप लोग सेट्स जानते होंगे क्या होता है, परमुटेशन जानते होंगे, कॉम्बिनेशन जानते होंगे। ठीक है, क्या होता है भाई सेट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन? सेट तो हमें पता है ना कि a well defined collection of distinct objects, है ना? A well defined collection of distinct objects, इसको हम लोग सेट कहते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी से पहले हमें सेट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी देख लो। ठीक है? मान लो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, हम लोग जो सेट्स की बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर का सेट होता है, इसके अंदर काउंटिंग नंबर 1 2 3 जो भी है इस तरीके से आता है। ठीक है ना, एक आपका मान लो इंटीजर का सेट हुआ, तो ये डॉट 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 मान लो ये -2 -1 0 1 2, इस तरीके से आपको ये सेट मिलेगा। बेसिकली आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2। ठीक है ना? ठीक है, ये बेसिकली क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर, ये हो गया आपका क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यू से हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है ना, अ, और मान लो क्या हो जाएगा, आर होता है क्या, अपना रियल नंबर का सेट। ठीक है ना, इसी क्यू का अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है अपना सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है ना? ठीक है, तो ये हो गया। बेसिकली हम लोग कुछ सेट के एग्जांपल्स देख लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ सेट के ऊपर ऑपरेशंस भी होते हैं। तो जैसे मान लो अगर हम बोले ए यूनियन बी, ठीक है,
या फिर हम बोले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो या फिर हम बोले ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें, इन सब का एक अपना मीनिंग है सेट थ्योरी के अंदर। ये सारे ए और बी सेट्स हैं और हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें क्या मिलेगा अपने को, ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी में क्या होता है कि या तो ए में आए या तो बी में आए, ठीक है ना। एक कोई भी एलिमेंट या तो ए में हो या तो बी में हो, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आइदर ए और एक्स बिलोंग्स टू आइदर बी, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम आप लोगों को पता है ना। अच्छा, मैं वेन डायग्राम से ही बता दूंगा, एक बार इनको बता दूं। इसको लिखना हुआ एक्स इंटरसेक्शन को लिखना हुआ, तो बेसिकली हम लोग कैसे लिखेंगे कि ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर भी आए और बी के अंदर भी आए, ठीक है ना, यानी कि हिंदी वाला और लग गया, यानी कि एंड लग गया। बेसिकली क्या मतलब हुआ कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी एज वेल, ठीक है। एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर भी, और एक्स बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि all those elements of A whose are which are not present in B, ठीक है। तो अगर इसको हमको लिखना हुआ तो हम कैसे लिख सकते हैं कि x such that x belong to A but x does not belongs to B, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम b माइनस ए लिखना चाहें तो b माइनस ए कैसे लिख सकते हैं भाई, कि x बिलोंग्स टू, सिमिलर वे में b बट x डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ये अपना बात हुआ। इसके बाद अगर हम इन सभी चीजों को अगर हम वेन डायग्राम से देखना चाहें, ठीक है ना, वेन डायग्राम से अगर हम इन सब चीजों को देखना चाहें तो बड़ा सिंपल क्या कर सकते हैं हम लोग, एक sorry, एक मान लो हमने ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, और इसको हमने कह दिया यूनिवर्सल से, ठीक है, यूनिवर्सल से, ठीक है। इसके अंदर हमने दो सेट बना लिया, एक तो ए और एक हो गया अपना बी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ चीजें शेड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि क्या है। अच्छा, एक चीज और होता है, ठीक है, ये मैंने ये भी आप लिख लीजिए, ये भी आप जान ही लो, ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार अगर हम बोलते हैं तो, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, तो उसको हम लोग ए बार के अंदर हम बोलेंगे। और सिमिलर वे में इसी में आप इसको भी लिख लो बी बार को कि ऑल दोज एक्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन, ऑल दोज एक्स विच इज नॉट प्रेजेंट इन बी, तो ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट या फिर बी बार इसको हम लोग बोल देते हैं। इसी को हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज आवर वेन डायग्राम, ठीक है। अब जितने भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन बताए थे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो होगा, पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं क्या है। ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या है कि ए के अंदर में भी आए और बी के अंदर में भी आए, लाइक ऑल दोज एक्स विच आर प्रेजेंट इन ए एंड बी एज वेल। तो कौन सा एलिमेंट होगा भाई इसमें, इसके अंदर ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है ना, ये जो ये ये वाला जो सेक्शन होगा, ये बेसिकली क्या बता रहा होगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। और ये जो एरिया होगा, ठीक है, मान लो अगर मैं येलो वाले जगह इसको डिनोट करूँ तो ये आपको क्या बताएगा, बी माइनस ए, ऑल दोज एक्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इसको ये ग्रीन से अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली क्या बताएगा, ए माइनस बी, ऑल दोज एक्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी, ठीक है। और अगर मैं ये करूं
कि रेड कलर ले लूँ और ये सारे के सारे को मैं ये कर दूँ, कलर कर दूँ, ठीक है। इस, इसको कलर कर दूँ, ठीक है, सभी को मैं कलर कर दूँ। तो ये जो रेड कलर वाले से आएगा ये बेसिकली क्या बता रहा होगा अपने को, ए इंटरसेक्शन नहीं, सॉरी, ए यूनियन बी, ठीक है ना। ऑल दोज एक्स विच इज प्रेजेंट इन ए और प्रेजेंट इन बी, या तो ए में मिल जाए या तो बी में मिल जाए, कहीं मिल जाए तो हम क्या बोल देंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। ये हो गया आपका सेट थ्योरी का बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि उसके बाद अपन बात करें कि एक टर्म डिफाइन करते हैं अपन, डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट्स, क्या होता है डिसजॉइंट सेट्स? दो सेट्स ए और बी को हम लोग डिसजॉइंट कब बोलेंगे, जब उनका जो इंटरसेक्शन हो, ए इंटरसेक्शन बी जो वो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं वेन डायग्राम के हेल्प से कि आपके पास एक सेट ये था ए और एक सेट था यहाँ पे बी, ठीक है, एक ये था ए और एक था यहाँ पे बी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी कि ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, तो दिस इज एन एम्प्टी सेट, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो इस केस में ए और बी क्या है, आपस में डिसजॉइंट है। तो अगर इनको इसको लिखना हुआ तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं इसको, टू सेट्स two sets A and B are said to be disjoint, are said to be disjoint, disjoint sets. तो if and only if कब होगा, जब A इंटरसेक्शन B जो हो, वो फाई के इक्वल हो। फाई इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। अब डिसजॉइंट भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। दो तरीका कहने का मतलब क्या, एक तो होगा पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। एक होगा क्या आपका पेयर वाइज डिसजॉइंट, और दूसरा होगा क्या कि दूसरा होगा म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपके पास कि अब जो सेट नंबर ऑफ सेट्स जो हम लोग दो लेके ए और बी लेके चल रहे थे, अब हम अगर हम इसमें ऐसा बोल दें कि लेट A1 A2 डॉट 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 AN बी लाइक n सेट्स, n सेट्स, ठीक है ना। देन अगर हम बोले कि दीज आर पेयर वाइज इन, पहला अगर हम बोले कि आर पेयर वाइज, सॉरी, पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ ओनली ए आई इंटरसेक्शन ए जे, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल्स टू फाइव, यानी कि कोई भी दो अगर हम ए आई और ए जे लेकर आए और उनका हम इंटरसेक्शन देखें तो वो फाई आना चाहिए, लाइक एम्प्टी सेट आना चाहिए। तब हम इसको क्या बोलेंगे कि दीज आर व्हाट, पेयर वाइज, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है। तो और आई और जे के ऊपर क्या कंडीशन हम डाल दें कि आई नॉट इक्वल्स टू जे होना चाहिए, ठीक है। और एंड फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई कहाँ से कहाँ तक बोल दे भाई, वन से लेकर के, ठीक है ना। आई और जे भी यही वैल्यू, फॉर ऑल आई जे वन से लेकर एन तक, किसी भी ए आई और ए जे को हम लोग लेकर आए तो वो अगर उनका इंटरसेक्शन फाई है, एम्प्टी सेट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। दूसरा क्या कहता है, म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट क्या हुआ कि अगर हम सारे के सारे सेट्स को लेकर आ जाएं एक साथ और उनका सबका अगर हम इंटरसेक्शन देख लें, लाइक A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन डॉट 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 इंटरसेक्शन AN अगर हम देख लें और ये अपने को फाइव के इक्वल मिल जाए, ठीक है, ये अपने को फाइव के इक्वल मिल जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं क्या, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि A1 A2 AN क्या है, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, ठीक है ना। ऑल ए आईज आर, तो सिंपल बोले ए आईज आर म्यूचुअली
डिसजॉइंट्स, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, यहाँ पे एक दो एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो मान लो कि लेट ए अगर हम ले लें 1, 2, 3, बी अगर हम ले लें 2, 3, 4, ठीक है, और सी हम ले लें 5। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूं कि बी एंड सी आर, ये पहला क्वेश्चन है, बी एंड सी आर पेयर वाइज, पेयर वाइज डिसजॉइंट, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स है या नहीं। दूसरा आपको बताना है क्या कि ए एंड सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैं पूछूं तीसरा कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, तो फिर चौथा अगर मैं पूछ लूं आपसे कि एंड बी आर ए एंड बी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। बताओ भाई क्या होगा, ट्रू फॉल्स। आप लोग इसका जो चैट वाला बॉक्स है उसमें भी आप लोग आंसर कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे ये दिख जाए। और प्रियांशु ने बोला ट्रू 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 फॉल्स। अच्छा, ठीक है, बाकी सबका आंसर आ गया। ठीक है, देखो बहुत इजी था ये। ठीक है ना, पहला वाला जो है ना, बी और सी पेयर वाइज डिसजॉइंट है या नहीं है। तो बी और सी के बीच में कोई कॉमन है क्या, बी इंटरसेक्शन अगर हम सी देखें तो ये आपको 5 ही मिलेगा, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट तो हो जाएगा भाई, सही बात है। ठीक है ना, दूसरा अगर हम देखें ए एंड सी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, तो ए और सी के बीच में भी कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको, पेयर वाइज डिसजॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ए ए और बी अगर हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ए और बी की बात करते हैं ना, पेयर वाइज सॉरी म्यूचुअली डिसजॉइंट की, तो नहीं हो पाता क्योंकि इसके अंदर तो कॉमन कुछ आ जाता है। बट ए ए बी और सी की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि ये इसके अंदर सिर्फ 5 है तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब मैं ये बोल दूं आपको कि अभी के लिए ए जो है आपका 1, 2, 3 ही है। ठीक है, बी जो है आपका 2, 3, 4 ही है मान लो, और सी जो है आपका, अभी जो सी जो चेंज करके मैंने आपको दे दिया 3, 5, ऐसा कर दिया। ठीक है, अब बताओ ट्रू फॉल्स 1, 2, 3, 4 के लिए। फॉल्स 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 फॉल्स। अच्छा, आपने मैसेज करा भी और मैं देख भी नहीं पा रहा था। क्या है, 1, 2, 3 है, और 2, 3, 4 है, और इसमें 3, 5 है, तो ये दोनों नहीं आएगा, बीच में कॉमन 3 आ जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सही बात है। ए और सी जो है पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा या नहीं होगा, इसके अंदर भी 3 आ जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ए बी एंड सी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, सबके सबसे कॉमन आ जाएगा 3, तो ये भी नहीं हो पाएगा, फॉल्स। ए एंड बी आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये तो पहले से गलत था। ठीक है, तो ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट। क्वेश्चन काफी इजी था, मैं बस आपको एक टॉपिक समझाने के लिए छोटा मोटा ऐसे ही आपको बता रहा था। उसके बाद कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। हम्म,
ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज समझ में आया कि अगर मान लो ए बी सी, ठीक है ना, अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है, ठीक है ना, म्यूचुअली डिसजॉइंट है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसमें से कोई आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, पेयर वाइज डिसजॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि म्यूचुअली डिसजॉइंट जो है वो क्या नहीं करता है, वो ये इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि आपका पेयर वाइज डिसजॉइंट होगा। बट अगर आपका पेयर वाइज डिसजॉइंट है सारे के सारे सेट्स, तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, इस चीज की गारंटी वो देता है। ठीक है, तो इसी को एक थ्योरम के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्रेम कर रहा हूँ मैं, बताना सही है गलत है, ठीक है। ठीक है कि पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स आर ऑल्सो म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है ना, अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो ये इस चीज की गारंटी देगा कि वो म्यूचुअली डिसजॉइंट है। बट बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। अभी हमने एग्जांपल देखा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलो सही है। Yes. बट अगर मैं ये बोलूं कि इफ A1 A2 डॉट 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 AN n ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है, if A1 A2 AN are not mutually disjoint, mutually disjoint, if these are not mutually disjoint, then जितने भी A1 A2 AN होंगे, A1 A2 AN are not pair wise disjoint। बात सही है? Yes, sir. This is going to be अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो वो पेयर वाइज डिसजॉइंट भी नहीं होगा। अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो, ये कोई जरूरी नहीं। पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो म्यूचुअली डिसजॉइंट होगा, बट अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है तो पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, दोनों थ्योरम समझ में आया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। प्रोबेबिलिटी के yes, अंदर sir. ना कुछ चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है, जैसे कि जब आप परमुटेशन या कुछ क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करोगे तो उन क्वेश्चंस में थोड़ा कभी कभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है ना, मुझे तो होता है कभी कभी, पता नहीं मतलब, पता नहीं करो, आप देखना ट्राई करना। फिर ये तो सर ये तो बोल ही सकते ना, वो जो पहले वाला स्टेटमेंट था, सेकंड वाला वो कॉन्ट्रापोजिटिव था फर्स्ट वाले के, तो वो सही होगा। हाँ, बात सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी समय कम है तो मैं बस दो चीजें और इसमें आपको बता देता हूँ। एक तो एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और दूसरा है क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, मान लो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ठीक है, मान लो
ये आपका कॉलेज है, ठीक है ना, ये कोई किसी सिटी में है, मान लो ये दिल्ली के अंदर में आपका कॉलेज है, ठीक है ना, ये आपका कॉलेज है, ठीक है, और आपका घर है मान लो यहाँ पे किसी अदर सिटी में, मान लो ये लखनऊ में आपका घर है, ठीक है। आप दिल्ली से लखनऊ जो है ना, आप जा सकते हो भाई, बहुत सारा आपके पास तरीका है। मान लो आप, पहला तरीका है क्या कि आप फ्लाइट ले लो, ठीक है। फ्लाइट लोगे तो आपके पास मान लो पांच तरीके का फ्लाइट लेने के, पांच तरीके का फ्लाइट आप ले सकते हो, ठीक है, पांच कंपनी से फ्लाइट आप ले सकते हो। अगर आप ट्रेन ले रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन ले रहे हो तो आपको चार चार तरीके की ट्रेन ले सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि आपका दिल्ली से लखनऊ जाने का जो काम है वो फ्लाइट से पांच तरीके से हो सकता है, या फिर मान लो इसको इन जनरल एम तरीके से हो सकता है, और ट्रेन से जाने का जो काम है वो तरीका है वो एन तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे मतलब अगर आपका, अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एक काम बोले तो कितने तरीके होंगे कि आप दिल्ली से लखनऊ चले जाओ, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, सिंपली बोलोगे कि सर पांच तरीके के फ्लाइट से जा सकता हूँ, और सॉरी एन तरीके के फ्लाइट से जा सकता हूँ, और एन तरीके के ट्रेन से जा सकता हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अपने पास एम प्लस एन, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका कैंपस था यहाँ पे दिल्ली के अंदर, ठीक है, और ये आपका लखनऊ था, बट आपका घर जो था ना यहाँ से कुछ दूर पे एक गांव में आपका घर है, ठीक है ना, मान लो सम विलेज वी है, ठीक है, यहाँ पे आपका गाँव है, ठीक है। तो वहां तक ना तो ट्रेन जाता है ना फ्लाइट जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास एम तरीका है यहाँ से, या फिर M1 तरीका है आपको ट्रेन से जाने का, ठीक है, M1 ट्रेन, N1 या फिर M1 मान लो आपके पास तरीका है फ्लाइट का लखनऊ जाने तक का, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है कि आप बसेस आप ले सकते हो, मान लो आपके पास N1 बस हो गया, ठीक है, और लोकल कैब जो होता है वो हम बोल सकते हैं लोकल टैक्सी जो है, तो वो N2 आपके पास टैक्सी है, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज जो है वो दिल्ली से अपने घर, कॉलेज से अपने घर जाने का जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली अगर आप दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन ले रहे हो, और फिर यहाँ से आप लखनऊ से अपने गांव के लिए बस ले रहे हो, तो आपके पास ये एक तरीका बन सकता है। या तो आप दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन ले रहे हो, फिर यहाँ से आप टैक्सी ले रहे हो, ठीक है, एक तरीका बन सकता है। या तो दिल्ली से लखनऊ के लिए फ्लाइट ले रहे हो, फ्लाइट से फिर बस या फिर टैक्सी, इस तरीके से ले रहे हो, चार केस बन रहा है। अब चार केस में क्या हो सकता है, M1 ट्रेन जो है आप यहाँ से चूज कर सकते हो, इनटू आप हर एक ट्रेन के लिए हर एक बस के साथ आप देखोगे, ठीक है ना, मान लो अगर अ, दो ट्रेन था, ठीक है, और दो बस था, ठीक है, तो इसको मान लो T1 और T2 मैं बोलूँ, तो T1 T2 के साथ, T1 के साथ बस भी आ जाएगा दो, B1 और B2, और T2 के साथ भी B1 B2, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज जो है वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग का एडिशन रूल और काउंटिंग का मल्टीप्लीकेशन रूल, ठीक है, बात समझ में आया होगा आई गेस, क्लियर है। तो फॉर्मली फॉर्मली अगर हमको इसको लिखना हुआ तो हम लिख सकते हैं कि सपोज वर्क वन कैन बी डन इन वर्क वन कैन बी डन इन m ways and work two can be done in n ways, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि वी हैव टू डू, पहला वाला क्या था अपना कि या तो हम यहाँ से क्या जाए, फ्लाइट से जाते हैं या तो ट्रेन से जाते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि साइमल्टेनियसली हमको फ्लाइट से भी जा रहे हैं और ट्रेन से भी जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, ठीक है ना, आइदर वी चूज द फ्लाइट और आइदर वी चूज द
train. So what are we doing here? So we have to do either of that work, ठीक है ना? of either of those work, ठीक है ना? Not both, ठीक है ना? दोनों को एक साथ नहीं करना है, हमें दोनों में से कोई एक करना है. Then total number of ways of doing that work, then number of ways total number of ways of doing that work is m plus n, obviously, ठीक है ना? इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग जो है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि वर्क वन कैन बी डन इन m ways and work two can be done in n ways, ठीक है ना? So we have to do both work simultaneously. Both work simultaneously और वन बाई वन, ठीक है? या तो हम दोनों को एक साथ करें, ठीक है? एक साथ करने का मतलब क्या है कि एक साथ करने का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो बेसिकली अगर आपको कपड़ा पहनना है, ठीक है ना? तो आप शर्ट पहनोगे और आप जीन्स पहनोगे, ठीक है ना? आपके पास शर्ट पहनने का 5 शर्ट है आपके पास, जीन्स आपके पास मान लो 4 है. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप जीन्स पहन लो शर्ट नहीं पहनो, दोनों एक साथ पहनोगे. तो आपके पास शर्ट वन S1 S2 S5 तक है, और जीन्स आपका J1 J2 J4 तक है. तो आप क्या कर सकते हो, सबको एक साथ कर सकते हो, लाइक साइमल्टेनियसली कर सकते हो. वही चीज यहाँ कह रहा है कि आइदर वी डू बोथ वर्क साइमल्टेनियसली और वन बाई वन आपको मैंने बताया कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है कि पहले हम लोग ट्रेन ले लें, फिर बस ले लें, या फिर पहले हम लोग फ्लाइट ले लें, फिर टैक्सी ले लें, इस तरीके से, ठीक है? तो वन बाई वन. Then total number of then total sorry total number of ways of doing that work is कितना हो जाएगा, m into n, ठीक है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और बाकी चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे. तो ये जो भी नोट्स है मैं आपको ग्रुप में सेंड करा दूंगा. एंड ठीक है, अब आज के लिए कोई डाउट है तो आप बताओ. नहीं सर, फिर वो कल का टाइम ये 10 बजे रहेगा? हाँ, आई थिंक डेली आपका 10 बजे ही होगा, और रेगुलर क्लास करना और लाइव क्लास करोगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? तो रेगुलर लाइव यस क्लास करो, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? चलो, यस ठीक है, गुड नाइट. यस, बाय सर.